Assalamu alaikum. Welcome to the live session of SST test preparation 2025. हमने जो है लाइव सेशन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। एसएसटी टेस्ट में से जो है केमिस्ट्री और बायो के एमसीक्यूज़ जो हैं इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप केपीपीएससी बायोलॉजी के टेस्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, इसमें से अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए बेस पेयरिंग अकर्स बिटवीन ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन बी जी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड जी एंड ऑप्शन डी सी एंड टी। डीएनए में हमारे पास 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है वो है एडेनिन, सेकेंड वन जो है वो है साइटोसिन, थर्ड वन जो है वो है गवानीन एंड फोर्थ वन इज टायरोसिन। डीएनए में हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन एंड टायरोसिन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक अनदर डीएनए का जो दूसरा पार्ट है वो है आरएनए। आरएनए में भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें से कौन से न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट करते हैं, वो जो हैं आप मुझे बता दें कि इसमें इसके आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में किस न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। सो इसमें भी 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो कॉमन है अमंग द डीएनए एंड आरएनए, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वन न्यूक्लियोटाइड। वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए में एग्जिस्ट करता है और आरएनए में नहीं है, वो जो है आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे साथ साथ बताते जाएं, और इसी के साथ हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। डीएनए में बेस पेयरिंग अकर्स बिटवीन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डीएनए में बेस पेयरिंग किसके बिटवीन, किन न्यूक्लियोटाइड्स के बिटवीन बेस पेयरिंग होती है? एडेनिन और साइटोसिन के दरमियान, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान, एडेनिन और गवानीन के दरमियान, और साइटोसिन और टायरोसिन के दरमियान। सो डीएनए में जो है बेस पेयरिंग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल। एक रूल है हमारे पास, चारगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन और थाइमिन के दरमियान जो है बेस पेयरिंग होगी, और साइटोसिन और गवानीन के दरमियान बेस पेयरिंग होगी। अब ये जो बेस पेयरिंग है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा और इनके दरमियान कितने बॉन्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एडेनिन और गवानीन के दरमियान डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरह इन न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग होती है। ये जो है एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इनकी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डीएनए का लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, जस्ट लाइक लेडर। ऐसे बेस पेयरिंग की बेस पेयरिंग होती है बिटवीन द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में यहाँ पर ए टी के दरमियान बेस पेयरिंग होती हैं, और जी एंड सी के दरमियान बेस पेयरिंग होती हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो है ए और सी, दिस इज़ इनकरेक्ट। देन बी नंबर ऑप्शन है जी एंड सी, दिस इज़ करेक्ट। सी नंबर है ए एंड जी, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड डी नंबर है सी एंड टी, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डीएनए में बेस पेयरिंग जो होती हैं वो जी एंड सी के दरमियान बेस पेयरिंग होती हैं। अब इसमें से एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वो ये है कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या अब इन बेस पेयरिंग में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? डिफरेंस तो यहाँ पर बॉन्ड्स का है, बट देयर इज़ आल्सो अनदर डिफरेंस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ का। कि क्या एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड जो है कि जो पेयरिंग है
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है या ये ज़्यादा स्टेबल है, या गवानीन और साइटोसिन जो हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं, या इनकी बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। और अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, और अगर कोई स्टेबल है तो वो क्यों स्टेबल है। सो ये क्वेश्चन जो हैं ये आप साथ साथ में कमेंट, जिसको करेक्ट आंसर का पता है तो वो साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑर्गेनिली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ तो उसके बाद 3 सेकंड का टाइम है। 3 सेकंड के टाइम के अंदर ही आप जो है करेक्ट आंसर साथ साथ में कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट करेंगे उतने ही इट मीन्स कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी जा रही है। अगर आपकी ये टोटल हम 14 to 15 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर 10 से ज़्यादा MCQs के आपने आंसर जो है वो करेक्ट दिए हैं, सो इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। और साथ में MCQ नंबर और करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप साथ साथ बताते जाएं। और उसके बाद जो है मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी 3 सेकंड के बाद, फिर उसके बाद उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। सो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है इन फोर में जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रियम, ऑप्शन सी जो है वो है गोल्जी एपरेटस, एंड ऑप्शन डी जो है वो है लाइसोसोम। सो आपके पास 3 सेकंड है। 3 सेकंड के अंदर अंदर जो है आप बता दें अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। आप जो है ये फाइंड आउट करेंगे कि सेल में कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जिसको हम उस सेल का पावर हाउस कहते हैं। एक यहाँ पर क्लू में ये दे देती हूँ कि पावर हाउस हम किसको कहते हैं। पावर हाउस उसे कहते हैं सेल में या किसी भी इंडस्ट्री में हम उस रूम को या उस प्लेस को पावर हाउस कहते हैं जहाँ पर पावर की प्रोडक्शन होती है। सेल में पावर क्या है? एनर्जी। सो अब सेल में वो कौन सी जगह है या वो कौन सी ऑर्गेनली है जहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। सो उसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनली। हर एक ऑर्गेनली के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसे एक डिफरेंट नेम जो है वो दे देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब इन 4 ऑप्शंस में कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जिसका काम होता है एनर्जी की प्रोडक्शन करना। जब ये एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे सो इट मीन्स सेल का जितना भी पावर है वो उसी ऑर्गेनली के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा जी, ऑप्शन अभी हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स जो होते हैं ये साइंथेसिस करते हैं, बट प्रोटीन की साइंथेसिस करते हैं, नॉट दैट ऑफ एनर्जी। प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। अब जो सेकंड नंबर है वो है ऑप्शन बी जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यहाँ पर होता है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट में किसकी प्रोडक्शन होती है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब एटीपी प्रोड्यूस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस रिस्पायरेशन के रिजल्ट में इसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास एटीपी, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो हमारे पास एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। सो यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, इट मीन्स दैट कि एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। सो एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो है गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस जो है इसका काम है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है तो उसके बाद वो प्रोटीन आता है गोल्जी अपरेटस के बाद। किस पर्पस के लिए?
उस प्रोटीन की पैकिंग के लिए और इसकी प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए गोल्जी अपरेटिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी पैकिंग के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। इसी वजह से ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं सुसाइडल बेग्स। क्योंकि अगर जब इसमें कोई फूड या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो ये अकॉर्डिंग टू दैट फूड या अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिकल ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम इसकी भी ब्रेक डाउन कर देता है और इस जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं सुसाइडल बेग्स। अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट फंक्शन हर एक ऑर्गेनली का एक स्पेसिफिक नाम है और उसी स्पेसिफिक नाम के जो है वो उसके फंक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन के फंक्शन को पहले स्टडी करना है, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को, फिर उस क्वेश्चन से रिलेट करना है कि किस अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको करेक्ट आंसर जो है उसमें को फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग। कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है। एक है आरबीसीज, सेकंड वन है डब्ल्यूबीसीज, थर्ड है प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए है आरबीसीज, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसीज, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। जैसे कि मैंने सेकंड नंबर एमसीक्यू में कहा था कि हर एक ऑप्शन के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर फाइंड करने इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी में भी हम वही मेथड जो है वो फॉलो करेंगे। ऑप्शन ए जो है साथ साथ में आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाएं मेरे करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले पहले, ताकि आपको पता चले कि आप जो है आज के इस सेशन में आपने कितने करेक्ट ऑप्शन जो हैं आपके कितने एमसीक्यू जो हैं उनके ऑप्शन जो है वो आपने करेक्ट बताए हैं। कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू नंबर उसके साथ करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो बताते जाएं और फिर ये भी बता दें कि कितने एमसीक्यू जो हैं वो आपने उसके करेक्ट आंसर जो है आपने दिए हैं आउट ऑफ 14 एमसीक्यू। अच्छा जी, ऑप्शन ए है हमारे पास आरबीसीज। आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है। आरबीसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हमारे ब्लड वेजल्स में जो आरबीसीज होता है उसका फंक्शन है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं वो ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई के थ्रू आरबीसीज और एल्वियोलाई में उसका एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन होके पूरी बॉडी में जो है वो उसे ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है। डब्ल्यूबीसीज का काम है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है वो डब्ल्यूबीसीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये कैसे प्रोवाइड करते हैं। दे कैन फाइट विद इन्फेक्शन, विद एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, विद एनी टाइप ऑफ जर्म्स विच कैन इंटर इनटू आवर बॉडी। ये जो है डब्ल्यूबीसीज जो है ये इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी हेल्प इन इम्यूनिटी। प्लेटलेट्स जो है ऑप्शन सी जो है वो है ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है।
ऑप्शन सी जो है वो है हमारे पास प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लोट्स बनाते हैं। जब कोई इंजरी हो जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, सो प्लेटलेट जो हैं वहाँ पर पहुँचकर ये जल्दी से क्विकली दे फॉर्म क्लॉट्स ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है उससे वो ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग फिर नहीं होती। इंजरी के साइड पर ये ब्लड की क्लॉटिंग कर लेते हैं, ब्लड क्लॉट एट इंजरी साइट। सो प्लेटलेट्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की क्लॉटिंग में। सो प्लेटलेट्स आर दोज ब्लड सेल्स विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना एंड न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट करना, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ nutrients and hormones, but they are not responsible for any type of clotting of blood. सो इट मीन्स दैट ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन में भी हमने वही मेथड फॉलो किया है, हमने हर एक ऑप्शन का जो है फंक्शन अपने साथ नोट किया है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट किया है। सो आरबीसीज जो है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूबीसीज जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लेटलेट्स जो है ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और प्लाज्मा जो है ये न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं इन ऑल ओवर द बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड। डीएनए जो है ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, या इसकी सिंथेसिस जो है वो किस यूनिट की रिपीटिंग यूनिट से इसकी फॉर्मेशन हुई है, यानी कौन सा वो यूनिट है जिसकी कम्बिनेशन से हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन हुई है। जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इसी तरह डीएनए भी है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उनकी भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी वजह से उसकी सिंथेसिस होती है, एक पॉलीमर बनता है। सो डीएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमर्स। व्हाट आर दैट मोनोमर विच कैन फॉर्म द डीएनए? सो ऑप्शन ए है हमारे पास अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी जो है वो है न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी जो है वो है फैटी एसिड, ऑप्शन डी जो है वो है मोनोसैकेराइड। सो ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताते जाएं कि 4 नंबर एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। स्टेप बाय स्टेप हम वही मेथड फॉलो करेंगे। अमाइनो एसिड जो है दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मैनी अमाइनो एसिड्स कंबाइन दे फॉर्म अ पॉलीमर विच इज़ अ प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड जो है ये भी एक मोनोमर है जो कि बनता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस की कम्बिनेशन से। हमारे पास एक मोनोमर की सिंथेसिस होती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड जो है ये मोनोमर है डीएनए का। दिस इज अ मोनोमर विच कैन कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर, और जो पॉलीमर है वो है डीएनए एंड आल्सो आरएनए। डीएनए और आरएनए जो नाइट्रोजनस बेसिस जो ना डीएनए और आरएनए हैं ये डीएनए और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड जो है मैनी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन दे फॉर्म डीएनए एंड आरएनए। सो इट मीन्स दैट डीएनए और आरएनए जो है ये पॉलीमर है मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स का। सो ऑप्शन सी जो है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है मेक अप लिपिड्स, दे आर मोनोमर ऑफ lipids. Many fatty acid combine with glycerol, and 3 fatty acid combine with 1 glycerol, they form a polymer which is a lipid. So lipid जो है ये polymer है fatty acid का। many fatty acid combine they form lipid. अब फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन है मोनोसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड जो है दीज आर सिंपल शुगर्स।
ये एक सिंपल शुगर यूनिट है जो कि कंबाइन होके बनाता है ग्लूकोज। Many monosaccharide combine, they form a polymer which is glucose, and when many glucose unit combine, they form another polymer which is carbohydrate. So according to their polymer, यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन बनाता है। सो दिस इनकरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में है कि डीएनए जो है वो कौन से यूनिट्स के रिपीटिशन से बनता है। सो अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड बनाता है पॉलीमर डीएनए और आरएनए। सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बनाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की रिपीटिशन से व्हेन मेनी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है हम कम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टिंग एमसीक्यूज़ जो है वो थोड़े से ईजी थे। अब स्लोली जो है हम कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर जो एमसीक्यू है वो है विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड सेल्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो है प्लेटलेट्स। लेकिन अमंग द विटामिन कौन से विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो इसेंशियल है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। सो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। सो हर एक विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। विटामिन ए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर विजन। विजन पर्पस के लिए हम वो वेजिटेबल्स और वो फ्रूट्स यूज़ करते हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वांटिटी में विटामिन ए प्रेजेंट हो, बिकॉज विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के पर्पस के लिए अगर विजन की को इम्प्रूव कराना हो, सो हम वो वाले फ्रूट्स लेते हैं जिसमें विटामिन ए जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। सो विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ऑप्शन बी जो है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए। आरबीसीज की फॉर्मेशन मींस ब्लड की फॉर्मेशन के लिए। अगर जिसका एचबी लेवल डाउन हो तो वो फ्रूट्स या वो ड्रिंक्स या वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगे जिसमें से विटामिन B12 जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसीज फॉर्मेशन। ऑप्शन सी जो है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसिस करता है। कोलेजन की सिंथेसिस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन सी। और फिर ऑप्शन डी जो है वो है विटामिन के। सो विटामिन के जो है ये एक्टिवेट करता है ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उनकी क्लॉटिंग को। सो दे कैन एक्टिवेट क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन जो ब्लड में प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, सो उसकी क्लॉटिंग में विटामिन के जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ proteins which are present inside the blood, so which help in the clotting of blood. So according to their function, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि विटामिन ए जो है ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो है कोलेजन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी जो है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एचबी लेवल। एचबी लेवल जो है हीमोग्लोबिन, उसके इंक्रीज या डिक्रीज के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। सो फिर वहाँ पर आता है ऑप्शन बी
विटामिन बी 12 जो है ये आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर क्वेश्चन विजन के अकॉर्डिंग आ जाए फिर विटामिन ए जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर कोलेजन की सिंथेसिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो तो फिर विटामिन सी आता है। और अब जो है ये क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, सो इट मीन्स दैट ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन के, और जो ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लेटलेट्स। सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। अगर इंजरी हो जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सो वहाँ पर ये विटामिन और प्लेटलेट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं उन ब्लड की क्लॉट्स की फॉर्मेशन में। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यू है। ये बहुत से टेस्ट में जो है ये रिपीट हुआ है। रिपीटिशन इस क्वेश्चन के सॉल्व करना जो है वो सेम मेथड है, बट जो डिफरेंस आता है वो आता है इनकी परसेंटेजेस में। यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस होता है, या नाइट्रोजनस बेस जो है उन्होंने डिफरेंट दिया होता है एडिनिन की जगह, या वो लोग देते हैं गवानीन या साइटोसिन देते हैं या टायरोसिन देते हैं, या तो बेस पेयरिंग चेंज होता है या परसेंटेज का डिफरेंस होता है। बट ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा टेस्ट में। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इफ़ 13% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है इफ़ 13% एडिनिन इन डीएनए, अगर डीएनए में हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन वो अगर 13% एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइटोसिन की परसेंटेज डीएनए में कितनी होगी। साइटोसिन परसेंटेज इज, डीएनए में अगर एडिनिन 13% प्रेजेंट है तो साइटोसिन जो है उसकी परसेंटेज कितनी होगी। ऑप्शन ए जो है वो 13%, ऑप्शन बी जो है वो है 37%, ऑप्शन सी जो है वो है 74% एंड ऑप्शन डी जो है वो है 26%। अब यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो ये 4 ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं, ये 4 परसेंटेजेस जो हैं ये भी उस सोल्यूशन में आएंगे। सो इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग कि अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डीएनए में हमारे पास जो बेस पेयरिंग होती है वो है बिटवीन द एडेनिन एंड टायरोसिन एंड साइटोसिन एंड गवानीन। साइटोसिन और गवानीन के दरमियान बेस पेयरिंग होती है और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान। सो इट मीन्स दैट जितने एडेनिन प्रेजेंट होंगे, जितने क्वांटिटी में ये जिस परसेंटेज में एडेनिन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, सो उसी सेम क्वांटिटी में हमारे पास टायरोसिन भी होंगे, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करेंगे तभी इनकी पेयरिंग होगी, तभी डीएनए की फॉर्मेशन होगी। सो जब अगर एडेनिन का परसेंटेज, जितना एडेनिन का परसेंटेज होगा उतना ही परसेंटेज टायरोसिन का होगा। अगर 13% एडेनिन है सो इट मीन्स दैट 13% टायरोसिन भी है। सो 13 और 13 जो है ये प्लस होके बनाते हैं 26%। सो इट मीन्स दैट डीएनए में जो एडेनिन और टायरोसिन का कंबाइन परसेंटेज है वो है 26%। आउट ऑफ 100 में से 26% अगर एडेनिन और टायरोसिन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, सो रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो होगा साइटोसिन और गवानीन का। साइटोसिन 100 से जब हम 26 को माइनस कर लेते हैं सो आता है 74। अब 74 में से 74% जो है हमारे पास साइटोसिन और गवानीन जो है ये प्रेजेंट है डीएनए में। अब साइटोसिन और गवानीन भी इक्वल परसेंटेज में एग्जिस्ट करेंगे। सो 74 को हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 2, क्योंकि इक्वल परसेंटेज में साइटोसिन और गवानीन एग्जिस्ट करते हैं डीएनए में। सो ये आ जाएगा 37%। सो इट मीन्स दैट साइटोसिन भी 37% प्रेजेंट है डीएनए में और गवानीन भी 37% एग्जिस्ट करता है डीएनए में। एडेनिन जो है ये
13% प्रेजेंट है, और टायरोसिन जो है ये भी 13% प्रेजेंट है। सो अब अगर आप ऑप्शन को देखें, ऑप्शन ए है 13%, सो हमारे पास 13% भी यहाँ प्रेजेंट है। बट क्वेश्चन में वो लोग साइटोसिन का पूछ रहे हैं, तो साइटोसिन जो है वो हमारे पास 13% नहीं प्रेजेंट। सो इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। 13% प्रेजेंट है बट टायरोसिन इज प्रेजेंट इन 13%। ऑप्शन बी जो है वो है 37%। अब 37% में साइटोसिन भी 37% प्रेजेंट है और गवानीन भी। क्वेश्चन में साइटोसिन का पूछ रहे हैं, सो इट मीन्स दैट 37% जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है डीएनए में वो साइटोसिन है। सो इट मीन्स ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो है 74%। 74% जो है वो साइटोसिन और गवानीन दोनों कंबाइन जो है उनका परसेंटेज 74 है। सो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो है 26। सो 26 जो है कंबाइन परसेंटेज है एडिनिन और टायरोसिन का। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो 37% जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10 इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है जिसका pH जो है वो 10 है। pH का हमें ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन अगर pH के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हर एक क्वेश्चन में फिर उन्होंने pH हर एक क्वेश्चन में जो है उसका pH फिर गिवन होता है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है जिसका pH 10 है वो हमारे पास क्या है। ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी है एसिड, ऑप्शन सी जो है वो है साल्ट, ऑप्शन डी जो है वो हाइड्रोफोबिक। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसको दो मेथड है जिसकी वजह से आप जो है करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड जो है वो है पीएच का। पीएच के हेल्प से आपको एसिड और बेस का को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस जो है वो एक्ट एज अ एसिड और एक्ट एज अ बेस। पीएच में हमारे पास 1 से 7, 7 टू 14 ये रेंज होता है। 7 जो है जिसका पीएच 7 हो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। 1 टू 7 जो है जिसका पीएच का रेंज जो है वो बिटवीन द 1 एंड 7 जो है उसका रेंज वो उसमें उस रेंज में एग्जिस्ट करे। सो इट मीन्स दैट दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक होगा जिसका पीएच 7 से कम हो। 1 और 7 के दरमियान जिसका पीएच आए, सो इस रेंज में पीएच जिसका होगा वो होगा एसिडिक। अब जिस सब्सटेंस का पीएच जो है वो 7 और 14 के रेंज में होगा, सो इट मीन्स दैट दैट इज बेस। एक जो मेथड है वो ये है, अगर पीएच गिवन हो क्वेश्चन में सो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि जिसका पीएच जो है वो 7 से कम हो सो वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो सो इट मीन्स वो बेस होगा, और जिसका पीएच 7 हो वो न्यूट्रल होगा। दूसरा जो मेथड है वो ये भी है कि अगर आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन हो, अगर यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना गिवन हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो गिवन ना हो, और यहाँ पर कोई आपको फार्मूला गिवन हो, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला है MgOH2, ये इसका फार्मूला है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ये इसका फार्मूला है। ओ एच जो है अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो ये रिलीज करेगा ओ एच ग्रुप को, और जो सब्सटेंस ओ एच रिलीज करता है सो इट मीन्स दैट दैट इज बेस। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सब्सटेंस रिलीज करेगा सो उसको हम कहते हैं बेस। और जो सब्सटेंस जो है वो जैसे कि हमारे पास HCl है, ये इसका अगर हम एक्वा सोल्यूशन बनाएं सो ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन इनटू द वाटर, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं एसिडिक इन नेचर। सो एक मेथड जो है वो आप इसको पीएच इसके पीएच से भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर पीएच गिवन हो क्वेश्चन में तो तब। लेकिन अगर पीएच गिवन ना हो, फार्मूला गिवन हो या आपको उसका फार्मूला आता हो, सो आप उसके फार्मूला से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उस फार्मूले में ओ एच गिवन हो
या वो वाटर में डिज़ोल्व करने से वो हमें OH दे, वाटर के साथ इसका आप रिएक्शन करोगे, अगर वो हमें OH दे, सो इट मीन्स दैट इज़ बेस। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिलीज, जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिलीज करता है इन द वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं बेस। जो हाँ सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है उसे हम कहते हैं एसिडिक। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीएच 10 है। सो पीएच 10 के अकॉर्डिंग जो हम अगर हम इस क्वेश्चन को का करेक्ट ऑप्शन फाइंड करेंगे, सो इसका पीएच 10 है, इट मीन्स 7 से ज़्यादा है, पीएच इज़ ग्रेटर देन 7। सो इसी वजह से ये हुए बेस, ये हमारे पास होगा बेस, क्योंकि इसका पीएच जो है वो 10 है एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 7, सो पीएच इज़ ग्रेटर देन 7, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए विच इज़ बेस। एसिड जो है ये नहीं है, क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है। एक रीज़न तो ये हुआ, दूसरा रीज़न ये भी है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के को रिलीज़ करता है अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व कर ले। सो इसी वजह से ये एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड जो है वो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। साल्ट भी नहीं है, क्योंकि साल्ट की फॉर्मेशन होती है बाय कंबाइनिंग एसिड और बेस की जब हम कम्बिनेशन करते हैं, सो उससे बनता है साल्ट, जैसे कि हमारे पास है NaCl, जो बनता है HCl प्लस NaOH। NaOH में अब हमारे पास OH है, सो इट मीन्स ये बेस है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, सो इट मीन्स ये एसिड है। सो एसिड और बेस की कम्बिनेशन से हमारे पास बनता है NaCl, और NaCl जो है ये एक साल्ट है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। सो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व ना हो, जो वाटर हाइटिंग हो, जो वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, जो नॉन पोलर इन नेचर हो, सो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो इसी वजह से ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच, जिसका पीएच 10 है, इज अ बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक बेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। सो कौन सा वो ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डिफिनीशन हम जब हम कहते हैं कोई सब्सटेंस ऑर्गेनिक है, सो इट मीन्स दैट ऑर्गेनिक हम उन्हें कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करते हों। इनऑर्गेनिक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें से जिसमें से कार्बन तो हो लेकिन हाइड्रोजन ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट ना करते हो, या सिर्फ कार्बन एग्जिस्ट करता हो, उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, एंड नो हाइड्रोजन। सो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। सो अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कार्बन भी एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो है कार्बन, ऊपर जो है हमारे पास R ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन है, इस साइड पे C डबल बॉन्ड विद OH, एंड यहाँ पर है NH3, अमोनिया, कार्बोक्साइल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। सो कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, सो इट मीन्स दैट ये एक ऑर्गेनिक है। लिपिड जो है इसमें इसकी फॉर्मेशन होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, सो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड ये बनाता है, एक साइड पे डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे साइड पे दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता कार्बन के साथ, जस्ट कार्बन इज़ प्रेजेंट और हाइड्रोजन जो है वो नहीं प्रेजेंट। सो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लिक एसिड जो है या इसके स्ट्रक्चर में भी कार्बन भी एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है। सो न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी ऑर्गेनिक है।
सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, इसी वजह से ये इनऑर्गेनिक है। दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स जो है ऑप्शन ए है कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन। ऑप्शन बी जो है वो है फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन सी जो है वो है सिंथेसाइज्ड ऑन साइटोस्केलेटन। ऑप्शन डी जो है वो डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। सो राइबोसोम जो है ऑप्शन ए जो है वो है कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सो राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है, दे कंटेन टू कंपोनेंट, वन इज प्रोटीन। इसकी सिंथेसिस होती है प्रोटीन से, when protein combine with RNA and ribosomal RNA। राइबोसोमल आरएनए जो है ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, सो इससे हमारे पास बनता है राइबोसोम्स। ऑप्शन बी जो है फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस, तो ये तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अब ऑप्शन बी है फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस। राइबोसोम जो है ये हमारे पास टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक बाउंड फॉर्म में और एक फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म में और बाउंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सो ट्रांसफर आरएनए जो है ये एक एक राइबोसोम को वहाँ से ट्रांसफर करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। फ्री फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये एग्जिस्ट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है, सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दरमियान जो है के प्रोसेस में राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो राइबोसोम जो है वो बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन द बाउंड फॉर्म। सो दे आर नॉट ओनली फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। So this is also incorrect. They also exist in the cytoplasm among on the endoplasmic reticulum, which is known as rough endoplasmic reticulum. Option C जो है वो है synthesized on cytoskeleton. So ये जो है इसकी सिंथेसिस होती है इनसाइड द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोम की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में, जो कि इनर पार्ट है न्यूक्लियस का, और इसी वजह से हम न्यूक्लियोलस को कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब हर एक, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनेली जो है उसका एक स्पेसिफिक नाम है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम की फॉर्मेशन करना, तो इसी वजह से हम न्यूक्लियोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, सो इसी वजह से हम राइबोसोम के कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। हर एक ऑर्गेनेली जो है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका एक स्पेसिफिक नाम है, और इसी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट एमसीक्यू आते हैं। सो अगर आपको हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन पता हो, सो आपको वो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो सिंथेसाइज्ड ऑन साइटोस्केलेटन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये सिंथेसिस इसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में। ऑप्शन डी जो है डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, राइबोसोम का तो काम ही यही है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये जस्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और किसी चीज़ की सिंथेसिस ये नहीं करते। सो राइबोसोम आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें से हमारे पास आरएनए और प्रोटीन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन 10 जो है, अब क्वेश्चन 10 हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस एमसीक्यू तक आप जो है साथ साथ में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन 10 तक अगर 14 में से 10 से ज़्यादा एमसीक्यू आपके करेक्ट हैं तो इट मीन्स आपकी अच्छी तैयारी जा रही है। अगर 10 से कम है सो इस वीडियो को दोबारा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जितने आप देखेंगे उतना ही आपका एमसीक्यू जो है उसकी आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। सो इसी तरह जो है आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताते जाएं, एमसीक्यू नंबर उसके साथ जो है वो करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन 10 जो है वो है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन ए जो है इज रिजिड एंड अनमूविंग। ऑप्शन बी जो है वो अलाउ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी जो है प्रोटेक्ट सेल एज अ सॉलिड लेयर। ऑप्शन डी जो है हैज़ नो कॉमन कंपोनेंट्स विद यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के से रिलेटेड जो है ये ऑप्शंस हैं। सो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है इज रिजिड एंड अनमूविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इसकी फॉर्मेशन इसको कहा गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। So fluid mosaic model, according to this name, fluid means that substance which can move. So fluid हम उसी सब्सटेंस को कहते हैं जो कि मूव कर सकता हो। सो फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस नेम के अकॉर्डिंग, इट मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक मूविंग मटेरियल है, ये एक फ्लूइड है जो कि मूव करता है, एंड दिस इज़ नॉट रिजिड, दिस इज़ फ्लेक्सिबल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये रिजिड नहीं है और ये मूव करता है बिकॉज इट इज़ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें इसकी सिंथेसिस होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर से। फोस्फोलिपिड जो है वो दो लेयर्स बनाते हैं जिस वजह से हम इसको कहते हैं बाइलेयर। सो फोस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से हम इसको कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली मूव करता है। ये ऐसे फोस्फोलिपिड अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और यहाँ पर इसमें ऐसे ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि मोज़ेक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली ये मूव करता है ऐसे। सो इसी वजह से दिस इज़ नॉट रिजिड एंड दिस कैन मूव एंड द प्रोटीन्स कैन फ्लोट ओवर द फोस्फोलिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक फॉर्म। सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो है अलाउज सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। यानी इसका ऑप्शन बी का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर जाएं, और जिन मॉलिक्यूल्स की सिलेक्शन नहीं होती तो उनको अलाउ नहीं करता। सो यस, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मींस दैट अगर सेल को जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है तो ये सिर्फ उनको अलाउ करता है टू ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल, और अदर मटेरियल जो है उनको नहीं अलाउ करता कि वो सेल में इंटर हो। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है प्रोटेक्ट सेल एज अ सॉलिड लेयर। सो ये सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को बट नॉट एज अ सॉलिड लेयर, दे एग्जिस्ट इन द फ्लूइड फॉर्म। सो दे ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी जो है हैज़ नो कॉमन कंपोनेंट विद यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। कॉमन कंपोनेंट जो है वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के साथ जो है कोई कॉमन कंपोनेंट नहीं है। सो यूकैरियोटिक का जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से मिलती जुलती हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनता है लिपिड और प्रोटीन से, और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन भी इसकी सिंथेसिस में, इसकी कंपोजिशन में भी लिपिड और प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं। सो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉमन कंपोनेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो ऑप्शन डी जो है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया। ऑप्शन ए कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। ऑप्शन बी ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन सी सम photosynthesize. ऑप्शन डी सेल वॉल सेम एज प्लांट सेल वॉल।
ऑप्शन ए जो है अब क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया, कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो बैक्टीरिया के फंक्शन या स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करता। सो ऑप्शन ए है कैंटीन पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो वॉल है उसकी वो बनता है या तो म्यूरिन, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पेप्टिडोग्लाइकेन फ्रॉम प्रोटीन, पेप्टाइड एंड ग्लूकोज यूनिट। ग्लाइकेन और पेप्टाइड जो है इसकी ये एक कंजुगेट यूनिट बनाता है। बिकॉज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंबाइन दे फॉर्म कंजुगेट मॉलिक्यूल एंड विच इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में हेल्प करता है, कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो बैक्टीरिया वॉल्स आर पेप्टिडोग्लाइकेन। दिस इज ट्रू अबाउट बैक्टीरिया। ये जो है ये इसके वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन बी जो है ऑल आर प्रोकैरियोट्स, तो यस बैक्टीरिया ऑल आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। ऑप्शन सी जो है सम फोटोसिंथेसाइज। सो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे पास है सायानो बैक्टीरिया। सायानो बैक्टीरिया जो है ये फर्स्ट बैक्टीरिया है जिसने ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में हेल्प की थी और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया था। सो साइनोबैक्टीरिया का काम है फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है अमंग विद द ग्लूकोज। सो साइनोबैक्टीरिया इज हैज़ रोल इन द फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन सी जो है ये भी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग जो है ये करेक्ट है। अब ऑप्शन डी जो है सेल वॉल सेम एज प्लांट सेल वॉल, इसका सेल वॉल डिफरेंट होता है प्लांट के सेल वॉल से। हर एक सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की। बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है उस वो बना है म्यूरिन से। बैक्टीरिया जो है उसका सेल वॉल बना है म्यूरिन से। प्लांट का सेल वॉल बना है सेलुलोज से। फंजाई का सेल वॉल है किटन काइटन से। और एनिमल में जो है वो कोई सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करता, नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। ओनली सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। इसमें सेल वॉल नहीं होता क्योंकि सेल वॉल जो है वो रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, और एनिमल जो है वो रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका स्किन फ्लेक्सिबल होता है। सो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई जो है इसका डिफरेंस है अमंग द सेल वॉल। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया। सेल वॉल सेम एज प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट सेम एज प्लांट सेल। सो ये ऊपर थ्री ऑप्शन जो है ये करेक्ट है अबाउट द बैक्टीरिया, बट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑर्गेनेलीज आर यूनिक टू यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक सेल्स। कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो यूनिक है रिस्पॉन्स इन यूकैरियोट्स, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल जो है वो ऑटोट्रॉपिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोट्रॉप। सो ऑप्शन ए जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी जो है वो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी गोल्जी अपरेटस। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन द करेक्ट ऑप्शन विल बी इजली आइडेंटिफाइड। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट है और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम है। सो इसी वजह से ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, ये खुद ही रिप्लिकेट होता है, अपनी कॉपीज खुद बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। सो अगर जिस यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और जो सेल्स फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो दे आर ऑटोट्रोपिक सेल्स। सो जिस यूकैरियोटिक यूकैरियोट में जिन यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है दे आर ऑटोट्रोपिक सेल्स। सो क्लोरोप्लास्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। गोल्जी ऑपरेटस जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है या पैकिंग करता है प्रोटीन की। सो ये भी इनकरेक्ट है।
ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है क्लोरोप्लास्ट, जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करते हैं सो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक सेल्स होते हैं और उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस की, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है द रिप्लिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज, जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है जो कि डीएनए रिप्लिकेट होता है या डीएनए या आरएनए, डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, सो वो किस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्लिकेट होता है। डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग होती है, और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो क्या है। ऑप्शन ए है बोथ स्ट्रैंड्स आर न्यू, ऑप्शन बी है वन ओल्ड स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड इन ईच न्यू मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है ईच स्ट्रैंड इज completely conserved, ऑप्शन डी जो है ओनली न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। So semi-conservative, semi means half and conserved means conserved, protected. So जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये पेरेंट डीएनए है, इसमें से ये वाला इसका टेम्पलेट और इसका ये वाला टेम्पलेट, ये इसकी अनपेयरिंग हो जाती है और एक न्यू टेम्पलेट जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है और डॉटर डीएनए की सिंथेसिस होती है। इसी तरह डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। सो अब यहाँ इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में पेरेंटल जो डीएनए है उसकी सेमी कंजर्वेशन हो गई। सेमी कंजर्व्ड मींस दैट एक दो डॉटर डीएनए जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। सो इस डॉटर डीएनए में एक टेम्पलेट जो है, ये इसका जो एक पार्ट है ये पेरेंटल है, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ये न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई। सो डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड है। सो इट मीन्स दैट during the process of replication पेरेंटल डीएनए इज सेमी कंजर्व्ड इन द डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए के फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास पेरेंटल डीएनए जो है उसके दो स्ट्रैंड स्प्लिट हुए, एक स्ट्रैंड ने एक दूसरा डॉटर डीएनए बनाया और दूसरे स्ट्रैंड ने एक न्यू अनदर डॉटर स्ट्रैंड जो है इसकी फॉर्मेशन की। सो जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड है, जो न्यू डॉटर डीएनए है उसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल का है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो न्यू है, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई। सो ऑप्शन ए जो है बोथ स्ट्रैंड्स आर न्यू, नो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है वन ओल्ड स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड मींस पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड इन ईच न्यू मॉलिक्यूल, हर एक न्यू मॉलिक्यूल में एक जो ओल्ड स्ट्रैंड है जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड है उस वो कंजर्व्ड हुआ है। सो इट मींस दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी है ईच स्ट्रैंड इज कम्प्लीटली कंजर्व्ड, हर एक स्ट्रैंड जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कंजर्व्ड हुआ है। सो नो, दोनों स्ट्रैंड जो है वो डिफरेंट है, एक पेरेंटल है, एक ओल्ड है, एक न्यू है। ऑप्शन डी है ओनली न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, सो दिस आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन है। इन्हीं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग जो है डीएनए की रिप्लिकेशन होती हैं। और डीएनए की रिप्लिकेशन कैसे होती है, एक उसमें हर एक डॉटर स्ट्रैंड में एक न्यू स्ट्रैंड होता है और एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है। ओल्ड स्ट्रैंड मीन्स दैट पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। So during DNA replication, each new DNA molecule has one parental, means that one old strand and one newly synthesized strand. और ये कौन सा ये जो है रिप्लिकेशन प्रोसेस के थ्री रिप्लिकेशन प्रोसेस हैं हमारे पास, एक कंजर्वेटिव मॉडल, एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरा वन है डिस्पर्सिव मॉडल। सो इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था एंड दे कैन फाइंड आउट कि डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती हैं वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग होती हैं, जिसमें से एक न्यू स्ट्रैंड होता है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज के लाइव सेशन में हमने 13 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू जो है इसमें डिफ़िकल्टी हो आपको या किसी में कन्फ्यूजन हो तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो हम अनदर जो है लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।